मित्रों, बंधुओं और नौजवान विद्यार्थियों, प्रभात राय का अभिवादन है आप सबको। आज हमारी बातचीत का विषय यूक्रेन का राष्ट्रपति जेलेंस्की। यूक्रेन का राष्ट्रपति जेलेंस्की है वोलोदिमीर जेलेंस्की। विश्व पटल पर आजकल खासकर अमेरिका और यूरोप के पश्चिमी राष्ट्रों में एक बड़ा प्रचार हो रहा है। जेलेंस्की को बड़ा संकल्पशील, अत्यंत बहादुर, देशभक्त और बड़ा लीडर के तौर पर निरूपित करने का एक अभियान चल रहा है। यकीनन आज उनका व्यक्तित्व बहुत रोचक है और बहुत ही विवादास्पद भी है। जैसा कि हम जानते हैं कि जेलेंस्की एक बड़े कॉमेडियन रहे हैं, एक बड़े कामयाब कॉमेडियन रहे हैं जो आज बड़े लीडर बन चुके हैं यूक्रेन के। जेलेंस्की का व्यक्तित्व बहुत ही, जैसे मैंने अभी बताया, बेहद बेहद जटिल और बड़ा रोचक और बड़ा ही अद्भुत है, इसमें कोई शक नहीं। तकरीबन 4 करोड़ 40 लाख यूक्रेनियों की क़यादत करते हुए, उनका नेतृत्व करते हुए जेलेंस्की आज दुनिया के पटल पर छाए हुए हैं। नाटो सैन्य संगठन में शामिल हो जाने की जिद पर वो कायम बने रहे और उन्होंने अपने देश को युद्ध में झोंक दिया। जितना पुतिन जिम्मेदार हैं यूक्रेन युद्ध के लिए, उससे कम जिम्मेदार नहीं है जेलेंस्की, उससे कम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उनकी ये जिद थी कि नाटो का सदस्य बन जाना चाहिए। उसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास भी है कि रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था क्रीमिया पर। वो क्रीमिया जिसको 1954 में निकिता खुश्चेव ने, जो उस दौर के अंदर सोवियत संघ के, जिसको यूएसएसआर कहा जाता था या कम्युनिस्ट रशिया भी कहा जाता था, उसके बड़े लीडर थे जो यूक्रेनी थे। उन्होंने क्रीमिया को सौंप दिया था यूक्रेन को। यूक्रेन उस समय एक प्रांत हुआ करता था यूएसएसआर का, और उस समय कोई अद्भुत बात नहीं थी कि वो पूरा का पूरा एक ही संघ था, एक ही पावर थी और बहुत बड़ी विश्व शक्ति थी। लेकिन आज फिर दोबारा जब सोवियत संघ बिखरा 1990 के बाद, तो यूक्रेन एक अलग राष्ट्र के रूप में उभरा दुनिया के नक्शे पर, और एक संधि हुई जिसमें उन्होंने अपने पूरे सैन्य हथियार, पूरे परमाणु जो जखीरा था जो यूक्रेन के पास था, उन्होंने उसको रूस को सौंप दिया। तो ये एक पुराना पृष्ठभूमि है युद्ध की जो हमने आपको बताई। और जेलेंस्की जब 2019 में राष्ट्रपति बने, उससे पहले वो बेहद ही एक सफल कॉमेडियन थे। एक बेहद रोचक भूमिकाएं करते थे वो टीवी पर और फिल्मों के अंदर, और वो बड़े लोकप्रिय हो गए। बहुत सारे लोकप्रिय उन्होंने अपने ड्रामे किए, बहुत सारे उन्होंने नाटक किए, बहुत सारी सीरियल्स दिए, जिससे वो सिर्फ यूक्रेन में नहीं बल्कि वो पुराने जितना भी यूएसएसआर के कंट्रीज थे जो अलग हुए, उन सब में बड़े लोकप्रिय हो गए। साथ ही वो पूर्वी यूरोप के तमाम देशों में बड़े लोकप्रिय हुए, जिसमें पोलैंड है, हंगरी है, चेकोस्लोवाकिया है, बहुत पूर्वी यूरोप का एक बड़ा हिस्सा जो वार्सा पैक्ट में कभी होता था। वार्सा पैक्ट को भंग कर दिया गया था 1990 के बाद, लेकिन नाटो बना रहा। रूसियों को ये भी एक शिकायत है बहुत बड़ी कि देखिए, हमारा तो पैक्ट उन्होंने भंग करा दिया, जो हमारी एक मिलिट्री ट्रीटी थी, लेकिन उन्होंने अपनी, अमेरिका के नेतृत्व में यूरोप ने, पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों ने अपनी मिलिट्री ट्रीटी को बाकायदा जारी रखा। और यही नहीं बल्कि वार्सा पैक्ट के तमाम देशों को उन्होंने अपना सदस्य बनाया। अमेरिकन कई पॉलिटिशियंस ने इस बात की चेतावनी भी दी, कई बार चेतावनी दी कि देखिए, आप ज़्यादा रूस को उत्तेजित मत कीजिए, ज़्यादा प्रवोक मत कीजिए। ठीक है, वो आज एक कमज़ोर राष्ट्र बन गया है, वो महाशक्ति नहीं है आज, और वन पोलर वर्ल्ड में अमेरिका एक महाशक्ति बन गया। नाटो मिलकर तो अद्भुत सैन्य शक्ति हैं, 40 देश उसमें शामिल हो चुके हैं आज, और पूर्वी यूरोप के भी तमाम राष्ट्रों ने एक के बाद एक नाटो को ज्वाइन किया। और यूक्रेन की भी यही इच्छा थी कि वो नाटो का, यूरोपियन यूनियन का सदस्य बन जाए। लेकिन क्रीमिया जब हड़प लिया रूसियों ने, राष्ट्रपति पुतिन ने, तब और ज़्यादा ये इच्छा बलवती हो गई। और इसी आधार पर ही जो एक ड्रामे का नायक था वो एक प्रेसिडेंट भी बना। 2014 के क्रीमिया वॉर के बाद जब क्रीमिया को हड़प लिया रूस ने, तो उन्होंने तमाम अपने कॉन्ट्रैक्ट जो थे रूसियों के साथ निरस्त कर दिए। वो रूस के विरुद्ध एक बड़े नायक के रूप में उभरने लगे, एक ड्रामा नायक के रूप में। उस समय पॉलिटिशियन नहीं थे, पॉलिटिशियन तो 2019 के बाद बने वो। उस समय उन्होंने रोल किया, अपनी ही एक कंपनी उन्होंने बना ली, क्वार्टर 95,
और उसमें रोल किया है हाई स्कूल के स्कूल टीचर का। एक हाई स्कूल टीचर की उन्होंने भूमिका निभाई, जिसमें कि उनका किरदार ये रहा कि एक वो हाई स्कूल का टीचर इतना लोकप्रिय हो जाता है, मैथमेटिक्स का टीचर है, जो कि राष्ट्रपति बन जाता है। ये उनके का एक किरदार है एक ड्रामे के अंदर। एक सीरियल बनाया उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ द पीपल के नाम से, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल के नाम से ये सीरियल बना, और इस सीरियल में उन्होंने ज़बरदस्त भूमिका निभाई, जिसका परिणाम ये हुआ तमाम यूक्रेन में वो बेहद लोकप्रिय हो गए। उनको स्वयं अपनी लोकप्रियता का अंदाज़ा हो गया और उन्होंने एक पार्टी पॉलिटिकल बना ली। और जो पुराने राजनेता थे जो लालोकप्रिय हो चुके थे, 2014 के अंदर जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, जब क्रीमिया पर कब्जा किया रूसियों ने, तो उनको सत्ता से निकाल के बाहर फेंक दिया लोगों ने। यूक्रेनी लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त विद्रोह किया, क्योंकि ही वाज कंसिडर्ड एज ए प्रो रशिया। तो उस वक्त से लेकर और बाद तक भी समझिए कि ये धीमे धीमे एक जननायक बन गए। एक ड्रामे का नायक जो था, फिल्म का नायक, एक जननायक बन गया, और 2019 का चुनाव बड़े भारी बहुमत से उन्होंने जीत भी लिया, वोलोदिमीर जेलेंस्की ने। और अपने तमाम जो स्क्रिप्ट राइटर्स थे, जो ना तजुर्बेकार ड्रामे वाले थे, उनको अपना बड़े बड़े पद भी दे दिए। ये बड़ा अद्भुत इतिहास है, बड़ा ही रोचक इतिहास भी है कि किस तरह से एक ड्रामा कंपनी चलाने वाला, एक नाटक कंपनी चलाने वाला, वो भी एक जोकर, एक क्लाउन, जिसको एक कॉमेडियन भी कहा जाता था, लेकिन वो क्लाउन भी कहा जाता था उनको, क्योंकि वो हास्य भूमिकाएं करते थे। वो एक राष्ट्रपति बन गया यूक्रेन का। और उस वक्त से ही समझिए कि ये बैकग्राउंड तैयार हो गई थी, क्योंकि पुतिन ये कहते थे कि अगर नाटो हमारे दरवाजे पर आ जाएगा तो ये रूस की सुरक्षा के लिए ज़बरदस्त खतरा होगा, ज़बरदस्त खतरा होगा। ये ऐसा कहना पुतिन का था। हालांकि पुतिन की नीयत पर भी हम बहुत ज़्यादा एतबार नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद एक बहुत ही बदनाम शख्सियत बन गए हैं आज दुनिया में। पश्चिमी राष्ट्रों की निगाह में तो वो विलेन है जो बार बार परमाणु बम की धमकी दे रहा है, जिसने अनप्रवोक्ड एक वार शुरू की 22 फरवरी 2022 को। ये तैयारी हो चुकी थी और 24 फरवरी को तो हमला बोल दिया गया। प्रेसिडियम से उन्होंने पास करा लिया, जो सर्वोच्च संसद है वहाँ की, उससे उन्होंने प्रस्ताव पास करा लिया कि हमें ख़तरा है यूक्रेन से और पश्चिमी राष्ट्रों से। तो उन्होंने यूक्रेन पर धावा बोल दिया। तब जब 9 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं, यूक्रेन तो तकरीबन नष्ट ही हो गया, लगभग समझिए आप। उसका हर शहर तबाह हो चुका था। हालांकि कीव पर नहीं कब्जा कर सके, कीव की तरफ बढ़े थे शुरू में, लेकिन इतना ज़बरदस्त प्रतिरोध मिला यूक्रेनियों का। एक अद्भुत राष्ट्रवाद पैदा हुआ यूक्रेन के अंदर। यूक्रेनी लोग बहुत बहादुर रहे हैं, उन्होंने हिटलर का मुकाबला भी किया है। और जो कीव का शहर है, उसको कहा जाता है कि वो एक हेरोइक सिटी है, जिसने हिटलर की फौजों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो ऐसे अद्भुत लोगों से लड़ाई मोल ले ली। उन्हीं के भाई हैं जो जेलेंस्की के नेतृत्व में ये युद्ध चल रहा है। यूक्रेनी जो लड़ रहे हैं वो ऑर्थोडॉक्स चर्च को ही मानने वाले हैं, ज़्यादातर ईसाई हैं। रूसी भी ऑर्थोडॉक्स चर्च को ही मानने वाले हैं, वो भी ईसाई हैं। पहले ये सभी साम्यवादी रहे, समाजवादी रहे, और एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य रहे। एक सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी थी एक ज़माने में, जो बाद में कम्युनिस्ट पार्टी बनी। उसके सभी ये लोग सदस्य थे, यूक्रेनी भी, रशियंस भी, और बहुत सारे 15 राष्ट्र भी जो अलग हुए सोवियत संघ से। लेनिन के नेतृत्व में एक बड़ी बगावत हुई थी 1917 में। तो ये लंबा इतिहास है, इसमें हम नहीं जाना चाहते। आज हम सिर्फ आपके सामने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के व्यक्तित्व की ही विवेचना करना चाहते हैं कि ये कैसा शख्स है जो ना तजुर्बेकार होकर, जिसको कोई भी पॉलिटिकल कोई एक्सपीरियंस नहीं है, किसी पार्टी का वो सदस्य नहीं है, वो एक ड्रामा कंपनी का एक सीरियल बनाता है, फिर उसी के नाम से एक पार्टी बना लेता है, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल के नाम से, और वो फिर एक राष्ट्रपति बन जाता है। और फिर वो प्रवोक करता है पुतिन को बार बार, और वो ज़्यादा एतबार कर लेता है नाटो सैन्य संगठन पर, अमेरिका पर, कि वो उसका साथ जरूर देंगे, क्योंकि वो समझता है कि ये यूक्रेन जो है स्ट्रेटेजिकली, रणनीतिक तौर पर बहुत ही इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नाटो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेस्ट यूरोप एंड अमेरिका, पर्टिकुलरली फॉर अमेरिका। लेकिन और बाइडेन की इस बात पर भी वो बेहद एतबार कर लेता है कि देखिए, अगर रूस हमला करेगा तो हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अकेला छोड़ दिया, खाली अस्त्र शस्त्र मिल रहे हैं उसको। जेलेंस्की नहीं अंदाज़ा लगा सके, एक ना तजुर्बेकार पॉलिटिशियन और एक कॉमेडियन, समझिए कि इसका चरित्र सिर्फ एक कॉमेडियन का है,
जो अचानक राष्ट्रपति बन जाता है लोकप्रिय होकर, क्योंकि वो भ्रष्ट सरकारें हैं वहाँ पर, बेईमान सरकारें, लोगों का यकीन उठ चुका है। और ये शख्स अपने चुनाव में भ्रष्टता को दूर करने का वादा करता है कि मैं भ्रष्टता को नेस्तो नाबूद कर दूंगा, बेईमानी को। देश के कोने कोने में जो बेईमानी छाई है, ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में, एक क्लास बन गई है अमीरों की, बहुत बड़ी पॉलिटिशियन भी बड़े अमीर बन गए लूट लूट कर लोगों को, उनको मैं समाप्त कर दूंगा। और साथ ही डॉनबास में जो एक पृथकतावादी युद्ध चल रहा है, जहाँ पर रूसी डोमिनेटेड लोग एक युद्ध चला रहे हैं यूक्रेन के विरुद्ध और एक अलगाव की लहर है, उसको भी मैं ठीक कर दूंगा। लेकिन वो किसी वादे को भी पूरा करने में नाकाम रहता है। 2019 से लेकर आज 1920-22 का अंत हो चुका है और ये समझिए कि वो अपने उद्देश्यों को पाने में नाकाम रहता। हाँ, अपने मुल्क को युद्ध में झोंक जरूर देता है। वो एक काम वो जरूर करता है बड़ा ज़बरदस्त। हालांकि इस युद्ध से बचाया जा सकता था यूक्रेन को, यकीनन बचाया जा सकता था, अगर वो सिर्फ इतना ही एतबार दिला देते पुतिन को या रूस को कि नहीं नहीं, हम लोग यूरोपियन यूनियन में तो जाएंगे लेकिन नाटो सैन्य संगठन में शामिल नहीं होंगे। क्योंकि नाटो सैन्य संगठन में शामिल होने का मतलब है कि रूस के दरवाजे पर अगर यूक्रेन भी हिस्सा बन जाता है नाटो का, और लोग तो बन ही गए हैं, पोलैंड बन गया है और तमाम देश बन गए हैं पूर्वी यूरोप के, अगर ये भी पूर्वी यूरोप का राष्ट्र जिसकी सरहदें मिली हैं रूस के साथ, अगर वो भी बन जाता है सदस्य, तो यकीनन रूस को ख़तरा पैदा हो जाएगा। और ये उनका ख़तरा वाजिब था। ये ख़तरा उनका ऐसा नहीं है, हवाई ख़तरा नहीं था, ये कोई तसव्वुर वाला या सिर्फ कल्पना वाला ख़तरा नहीं था, ये एक वास्तविक ख़तरा था। और उसी के प्रतिरोध में पुतिन को समर्थन भी मिला। हालांकि बड़ा विरोध भी हुआ इस हमले का। जेलेंस्की को तो बड़ा अद्भुत समर्थन मिला है, हालांकि 1 करोड़ लोग छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन युद्ध में झोंका हुआ, अब शीतकाल शुरू हो चुका है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रूसी सेना ने नष्ट कर दिया है। इनको उतने ही हथियार दिए जा रहे हैं जितने हथियार ज़रूरी हैं। पश्चिम बड़ी होशियारी से काम ले रहा है। पश्चिमी राष्ट्र, नाटो राष्ट्र, वो तेज़ी दूर तक मार करने वाले हथियार नहीं दे रहे, क्योंकि दूर तक मार करने वाले हथियार देंगे तो उनको खतरा है कि रूस फिर एक बड़ा युद्ध छिड़ देगा बार बार। जैसे पुतिन का वो स्वभाव जानते हैं, पुतिन का एनालिसिस अच्छी तरह जानते हैं पश्चिम के राष्ट्र, कि वो कोई बात ऐसे ही नहीं कहता। वो एक पुलिस वाला है, वो एक KGB का बड़ा अफसर रह चुका है, लेफ्टिनेंट कर्नल रह चुका है वो, और वो कोई बात ऐसी मजाक में नहीं कहता कि वो ऐसी धमकी दे रहा है। वो कर भी सकता है परमाणु हमला, अगर उसको ज़्यादा खतरा होगा और उसके अंदर अगर भयानक हमले किए जाएंगे रूस के अंदर। हालांकि रूस के अंदर भयानक हमला करने वाले हथियार ही अब इनको नहीं दिए जा रहे हैं। इनके पास तो कोई हथियार थे ही नहीं, जैसे हमने पहले ही बताया आपको कि ये तो ऐसे हथियार से लड़ रहा है जो खाली सरहदों तक पहुँच पाते हैं, रूस की सरहद तक वो छू पाते हैं। और 2 प्रांतों को वो मिला चुका है। 2 जो अलगाववादी प्रांत, डोनबास के इलाके के जो अलगाववादी प्रांत है, उनको रूस अपनी सरहदों में मिला चुका है। एक तरह से आधिपत्य कर चुका है। हालांकि उसने उसको ऑटोनॉमी की बात की है, एक रिकॉग्निशन दी है, मोटे तौर पर एक प्रांत कहा है, एक स्वायत्त शासन वाला देश कह दिया है उनको। लेकिन वास्तविक स्थिति तो सब जानते हैं कि वो रूस की हुकूमत के बिना, रूस की सरकार के बिना वो उनका अस्तित्व नहीं रह सकता। रूसी फौज उनकी हिफाजत कर रही है। वो तो बहुत दिनों से लड़ रहे थे, आज़ाद नहीं करा पाए। वो रूस की जब फौज आई वहाँ पर तो वो उनको आज़ादी मिली, जिस आज़ादी की चाह कर रहे थे, तो उनको आज़ाद कहना भी शायद आज़ादी का मजाक उड़ाना है। आज़ादी नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो रूस का ही पूरा प्रभाव उन पर है, पुतिन की कठपुतली के रूप में उनकी सरकारें चलेंगी। लेकिन इधर जेलेंस्की बड़े हीरो बन गए। जैसे मैंने बताया, एक कंपनी उन्होंने बनाई और एक सीरियल बनाया और उन्होंने अपना जो है करिश्मा दिखा दिया। हालांकि उन पर ये आरोप लगा रहे हैं पुतिन की वो फासिस्ट हैं। वो जो एक वहाँ पर एक दस्ता है जो फासिज्म की बात करता है, वो उसको समर्थन दे रहे हैं। हालांकि वो खुद एक यहूदी, जन्मजात यहूदी हैं। यहूदी खुद शिकार रहे हैं नाजिज्म के, फासिज्म के। उनके जो दादा थे उन्होंने सोवियत आर्मी में एक बहुत बड़े नेवी अधिकारी की भूमिका निभाई और बड़ी लड़ाई लड़ी 2nd वर्ल्ड वॉर में। और उनके पिता एक बड़े साइंटिस्ट थे, उनकी माता एक बहुत कुशल गृहिणी थी। उन्होंने अब शादी भी एक जो है एक्ट्रेस से की है, ओलिना नाम है उनका। दो उनके बच्चे भी हैं। तो ये ओलिना तो अब नहीं रह रही आजकल यूक्रेन में। वो दुनिया भर में यूक्रेन के समर्थन में लोगों को जुटाने के लिए, देशों को जुटाने के लिए वो दुनिया भर का पश्चिमी राष्ट्रों का दौरा कर रही हैं।
हालांकि इन्होंने अपना देश नहीं छोड़ा है, वो युद्ध के मोर्चे पर निरंतर डटे हुए हैं बहादुरी के साथ। तो एक कॉमेडियन तो अब एक पॉलिटिशियन बन चुका है, इसमें तो कोई शक नहीं। अब वो कितना सफल पॉलिटिशियन होगा सिर्फ ये तो इतिहास ही निरूपित करेगा, इतिहास विवेचना करेगा कि इस युद्ध से बचा सकते थे वो इस बर्बादी से अपने देश को, या उन्होंने ही झोंक दिया इसके अंदर। पुतिन तो चाहते थे कि ये युद्ध हो, क्योंकि उसको तो एक बार दिखाना है, जैसे सीरिया में उन्होंने दिखाया कि देखिए अब रूस अब एक ऐसी कमज़ोर शक्ति नहीं है, वो एक महाशक्ति बनने की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि अर्थव्यवस्था वहाँ की चकनाचूर हो चुकी है, सारी कंपनियां बंद हो चुकी हैं, जो उनका व्यापार था पश्चिमी कंपनियों ने अपना बोरिया बिस्तर उठाकर चल दिया है। लेकिन उसके बाद अपार तेल है, उसके बाद अपार हथियार हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। वो हथियार और तेल बेचकर जो है किसी तरह से अपना काम चला रहा है। लेकिन कब तक लड़ेगा? अगर ये लड़ाई ज़्यादा लंबी चल गई, जैसे कि इसका अनुमान नहीं था कि ये इतनी लंबी चल जाएगी, पुतिन को भी स्वप्नों में भी अनुमान नहीं था कि ये लड़ाई इतनी लंबी चलेगी, लेकिन चल गई। और अगर ये और लंबी चलेगी तो अफगानिस्तान में जो रूसियों का हाल हुआ है, कहीं वो हाल ना हो जाए, कहीं भागना ना पड़ जाए यहाँ से छोड़कर, कहीं पराजित ना हो जाए। क्योंकि छोटे राष्ट्रों ने बड़े राष्ट्रों को पराजित किया है इतिहास में। वियतनाम ने अमेरिका को पराजित किया, फ्रांस को पराजित किया, चीन के भी छक्के छुड़ाए। तो ऐसा नहीं है कि कोई महाशक्ति जो है वो बहुत भारी कोई करिश्मा कर पाती है इतिहास में। कई बार महाशक्तियों को मुंह की खानी पड़ती है, कई बार हारना पड़ता, हार का मुंह देखना पड़ता है। कहीं इस बार भी ऐसा ही ना हो जाए, कहीं इतिहास खुद को दोहरा ना दे वियतनाम वॉर की तरह से, कि मालूम चला कि यूक्रेनी युद्ध में विजयी होकर निकले और रूसी हार गए, तो फिर ये कमाल का, ये कॉमेडियन कमाल का वर्ल्ड हीरो बन जाएगा। अभी भी काफ़ी बड़े हैं, हद तक ये यूरोप में हीरो है, पश्चिमी यूरोप में हीरो है। इंग्लैंड और अमेरिका में तो इसको स्टैंडिंग नाम आते स्टैंडिंग उसको खड़े होकर बड़ा सम्मान दिया जा रहा है, ओवेशन दिया जा रहा है, स्टैंडिंग ओवेशन कहते हैं उसको। तालियां बजाई जा रही हैं जब इनको ये ऑनलाइन भाषण देते हैं, डिजिटल इनके तकरीरें होती हैं यूएन के अंदर, क्योंकि यूएन के भी 153 देश इनकी हिमायत कर चुके हैं। रूसियों की हिमायत में तो बहुत चंद देश खड़े हैं। भारत तो एक न्यूट्रल पोजीशन लिए हुए, चीन जरूर खड़ा है रूस के साथ, चीन भी एक महाशक्ति है, रूस की तरह रूस भी एक महाशक्ति बन गया। तो अब ये वन पोलर वर्ल्ड तो है नहीं कि अमेरिका की चलेगी हुकूमत दुनिया में, अमेरिका का ही राज चलेगा। अब चीनियों ने रूसी बार बार सिद्ध कर रहे हैं कि ये दुनिया वन पोलर नहीं है, अब ये बाई पोलर है। अब कई महाशक्तियाँ हैं धरती पर, खाली अमेरिका नहीं है। अमेरिका भी मान चुका है इस बात को। अमेरिका भी सशंकित है कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो बचेगा वो भी नहीं, बचेगा अगर रूस नहीं, बचेगी दुनिया नहीं, बचेगा यूरोप नहीं, तो बचेगा अमेरिका भी नहीं, क्योंकि परमाणु युद्ध तो तहस नहस कर देगा। और आप जानते हैं थर्ड वर्ल्ड वार के कगार पर दुनिया को ला खड़ा किया है पुतिन ने और जेलेंस्की ने मिलकर। जेलेंस्की के पीछे तो पूरा नाटो है। जेलेंस्की तो इनके हाथ की एक कठपुतली है खाली, वो तो उनके हाथों में खेल रहा है, खेला ही है, शुरू से खेला है। जिस तरह से दगा किया उन्होंने उसके साथ, फिर भी वो उनका लालच, उनकी दोस्ती छोड़ना नहीं चाहता। न्यूट्रलिटी की मांग कर रहे थे पुतिन खाली, कि भाई इसको न्यूट्रल रखो, और कोई बड़ी मांग नहीं थी पुतिन की। और वो कह भी रहे थे हम हमला नहीं करेंगे, हम हमला नहीं करेंगे, हम हमला नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने हमला बोल दिया, ज़बरदस्त हमला बोला, और ऐसा हमला बोला कि वो 9 महीने से निरंतर जारी है, मिसाइलें दागी जा रही हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा बिजली, कहीं बिजली नहीं है, नष्ट हो चुकी है। अब ये क्रिसमस कैसे मनेगा, इनका कैसे मनाए क्रिसमस सब जानते हैं। तो ये हम ज़्यादा इस पर ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। आज हमने जो ये विवेचना की अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, कि ये यूक्रेन का हाल बनाने वाला एक कॉमेडियन जेलेंस्की पॉलिटिशियन है या नहीं है, या कितना तजुर्बेकार और कितना बढ़िया कदम लिया, ये तो आप खुद इसकी समीक्षा करें, खुद इसको बहुत गहराई से समझें। इस पर अभी कोई दुनिया फैसला नहीं ले सकती, क्योंकि युद्ध का तो अभी अंत होगा तो फैसला होगा। अभी तो युद्ध का अंत ही नहीं दिख रहा है, ना रूस की तरफ से दिख रहा है, ना यूक्रेनियों की तरफ से दिख रहा है। बातचीत करा रहे हैं बहुत से लोग, टर्की भी आया है, भारत भी बार बार अपील कर रहा है, मोदी जी भी कह रहे हैं भाई युद्ध हल नहीं है, बात करो। पुतिन से अभी उन्होंने बात की है। भारत का तो शुरू से ये स्टैंड है। हालांकि भारत ने जो भी प्रस्ताव पास किए गए रूस के विरुद्ध, उसमें उसका बायकॉट किया। भारत ने बड़ा डिप्लोमेटिकली अपना पुराना न्यूट्रलिटी को, जो उसका एक सिद्धांत है कि वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, जैसे मैंने अभी बताया अपने विद्यार्थियों को कि दुनिया तो गुटों में बढ़ चुकी है, कोल्ड वार शुरू हो चुकी है। कोई वहम में ना रहे कि अब कोल्ड वार नहीं शुरू हो चुकी। कोल्ड वार का अंत हो गया था सोवियत संघ के अंत के साथ, लेकिन अब फिर इस दौर में कोल्ड वार शुरू हो चुकी है।
और कोल्ड वार में सदा खतरा जो है विश्व युद्ध का बना रहा, निरंतर बना रहा। क्या क्यूबा था, चाहे वियतनाम की लड़ाई थी, चाहे कोई भी क्राइसिस थे, क्योंकि दो शक्तियों में विश्व शक्तियों के मध्य दुनिया बटी थी। कहाँ से कोई चिंगारी लगेगी और विश्व युद्ध बन जाएगी। लगातार निरंतर खतरा जूझता रहा 1945 से लेकर 1990 तक। आज फिर वही खतरा दुनिया के सर पर मंडरा रहा है कि कहीं दुनिया दोबारा विश्व युद्ध की लपेट में ना आ जाए, तीसरे विश्व युद्ध की लपेट में ना जाए। लेकिन इस बार अगर विश्व युद्ध हो गया, जब तो सिर्फ 2 बम गिरे थे जापान पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, नागासाकी और हिरोशिमा पर, अब जाने कितने बम गिरेंगे कोई नहीं जानता। इसलिए इसकी अपने आप विवेचना करें। हमारे साथी जेलेंस्की के व्यक्तित्व की भी करें। पुतिन पर भी हमने पिछला वीडियो बनाया था, ये जेलेंस्की पर हमने बनाया है। पूरा उनका चरित्र हमने बताया कि वो किस तरह से एक कॉमेडियन से एक पॉलिटिशियन बने और बड़े बहुमत से बने। लेकिन वो पॉलिटिशियन के रूप में कितने सफल होंगे ये तो इतिहास ही निरूपित करेगा, ये हम निरूपित नहीं कर सकते। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।